खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान तनवीर अहमद भट्ट। आप देख रहे हैं दिन भर की नशरियात दिन नारायण न्यूज के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डीडीसी इलेक्शंस की गहमा गहमी पूरे इलाकों हर जगह जगह चल रही है और तमाम कैंडिडेट्स जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो अपना लोहा मनवाने के लिए मैदान में आमने सामने हैं। आज हम मौजूद हैं तहसील गुल के इलाका छछुआ में और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर डॉक्टर शमशादा शान, जो आज हमारे कड़े सवालों के जवाब का सामना करेगी। हम जानना चाहेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार डिक्लेरेशन फेल हुआ या गूल संगलदान के अंदर फेल हुआ। अगर यहाँ पर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ तो उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तो नहीं शायद, लेकिन गूल संगलदान के अंदर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के अगेंस्ट में इलेक्शन क्यों लड़ रही है। देखिए, जहाँ तक गुपकार डिक्लेरेशन का सवाल है वो खाली गूल और नास के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक अलायंस हुआ है। उसमें जहां कांग्रेस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलायंस के थ्रू इलेक्शन लड़ना है, उस अलायंस के थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस को गूल और नास में यहाँ खासकर गूल सब डिवीजन में दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई हैं। अब उसमें हमारे कुछ कांग्रेस के साथी हैं जो अपने कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारना चाहते हैं। उन कैंडिडेटों से हमारी बात चल रही है। हम उनको यही कह रहे हैं कि अगर अलायंस है आपको उस पार्टी के साथ चलना चाहिए जिसको मैंडेट दिया गया है। मैम, कांग्रेस का कहना है, अपोजिशन बाकी पार्टीज का भी कहना है कि जो यहाँ पर अलायंस हुआ वो मैंडेट कांग्रेस को मिला है और जहाँ तक हमने देखा कांग्रेस पार्टी के पास ही मैंडेट देखने को मिला है। तो क्या देखिए, मैंडेट सब पार्टियों के पास आएंगे, ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने पैनल भेजे हैं, कांग्रेस ने भी अपने पैनल भेजे हैं, पीडीपी ने भी अपने पैनल भेजे हैं। लेकिन जो फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है अलायंस के, वो एक लिस्ट शाया करते हैं जिस लिस्ट के तहत उसको आगे लिखा होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किस पार्टी को अलॉट हुई है। जैसे आप लोगों ने देखा श्रीनगर में तो अलायंस अच्छे से चला, बनिहाल में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पे अच्छे से चला, लेकिन कहीं कहीं जगह फ्रेंडली इलेक्शन भी लड़ा गया। वो वहां लड़ा गया जहां किसी पार्टी को या कांग्रेस को लगता है कि मेरा कैंडिडेट भी मुकाबला कर सकता है। ये तो बदकिस्मती है कि गूल और नास में कांग्रेस 1 से 2% है या 5% है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस का इंचार्ज था गूल और नास कॉन्स्टिट्यूंसी का चौधरी एजाज अहमद खान साहब, वो कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी में जा चुके हैं और उनके साथ जितने कांग्रेस के वर्करान थे वो भी अपनी पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं। मैम, पिछले 18 सालों से आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं और 2008 में आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन में कंटेस्ट किया और 2014 में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कंटेस्ट किया। दोनों बार शिक्षक का सामना करना पड़ा, कमी किस जगह रही। देखिए, पहले तो गूल और नास कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 2 डिस्ट्रिक्टों में बटी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी जो जियोग्राफी है, ये बिल्कुल अलग है। जो अरनास ब्लॉक है या ठाकरा कोट ब्लॉक है उसकी जियोग्राफी कुछ और है, उसका कल्चर कुछ और है, उसके लोग कुछ और किस्म के हैं। लेकिन जो गूल इलाका है यहाँ की टोपोग्राफी अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और खासकर जो मैं पहले 2002 में पीडीपी में शमूलियत की, मैंने महबूबा जी को देख के मैं इंस्पायर हुई। मैं एक स्टूडेंट थी, उस वक्त मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी पॉलिटिकल साइंस में, जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने उनके साथ शमूलियत की। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, 10 साल की मशक्कत के बाद मैंने पीडीपी को बहुत हद तक इस गूल और नास में खड़ा किया था। लेकिन लोगों का एक ही सवाल रहता था कि काश आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते, हम आपको जो है सपोर्ट करते। हर जगह मुझे यही देखने को मिलता था। तो मैं ये चाहती थी कि मेरा जो मिशन था, मैंने उसी दौरान पीएचडी भी अपनी कंप्लीट की। तो मेरा एक ही मिशन था कि मैं अगर अपनी जिंदगी इस इलाके के लिए कुर्बान कर रही हूँ, अपनी जो है जिंदगी, अपनी नौकरी को मैं दांव पे लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी जगह फॉर्म फिल नहीं किया। मैं प्रोफेसर जा सकती थी, मैं किसी और फील्ड में जा सकती थी, लेकिन मेरा एक मकसद था कि गूल और नास को डेवलप करना, यहाँ के इलाकों को आगे निकालना, डेवलपमेंट के लिहाज से आगे चलाना। तो मेरा वो मिशन था। क्योंकि मैंने एक इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने उस इलेक्शन को नहीं अपनाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं अपनाया। जब मुझे ये दिमाग में आया कि नहीं, यहाँ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहते हैं, तो मैंने जो है पीडीपी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे सिर्फ
1 साल मिला और उस 1 साल में हमारे आगे जो लीडर थे वो मुगल साहब थे। मैम, लोगों का इल्जाम है और इनका कहना है कि यहाँ से जो विनर कैंडिडेट थे एजाज अहमद खान 3 बार इलेक्शन जीत चुके, और उसके बाद चाहे यहाँ का लीडर कुलदीप राज दुबे हो, आप हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, या हाजी इम्तियाज शान हो, इलेक्शन के बाद 6 साल तक गाँव में नजर नहीं आते। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आप इन लोगों से पूछिए कि कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में वोट लेके घर बैठ गए और कौन से कैंडिडेट आपके दरमियान में मौजूद रहे। वो शायद आपको इस इलेक्शन में उसका जवाब आपको मिलेगा कि जो मैदान में रहा होगा तो उसको लोग जो है वोट देंगे। मैम, यहाँ की पब्लिक आज बुनियादी सहूलियात पानी, बिजली और रोड के लिए तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके, काबिल आमदोरफ़त नहीं हो सके। इस जगह कमी है, कमजोरी किस? देखिए, आज तो 1.5-2 साल से तो पूरी स्टेट जो है, स्टेट क्या यूटी मुसीबत में है। 370 को लेके, 35A को लेके, लैंड एक्ट को लेके हर जगह लोगों पे जो है वो मुसीबतें आ रही हैं। चाहे वो कोरोना की शक्ल में आया तो लोगों को कभी मौका नहीं मिला अपनी बात किसी तक पहुंचाने का। और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, खासकर बीजेपी की हुकूमत, जिसको हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत तक पहुंचाया और उन्होंने हुकूमत बनाई, आपके सामने है। उन्होंने अपनी कारकर्दगी 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या की, वो आपके सामने है। 3 साल से हमारे किसी गरीब साथी का पेंशन केस तक सेंक्शन नहीं हुआ। हमारे जो डेवलपमेंटल फंड्स जो ईयरली आते थे मार्च में, उसमें 1 पैसा तक सेंक्शन नहीं हुआ, चाहे वो कंपनसेशन को लेके हो, चाहे वो रोडों की डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे कोई नए रोड को सेंक्शन को लेके हो। तो कोई भी डेवलपमेंट इनकी हुकूमत के दौरान जो है नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में हुई। तभी लोग आज बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आज हम बदलाव लाएं, और जो खासकर जो अलायंस इस वक्त ग्रुप बना है, गुप्ता डिक्लेरेशन, उसको हम सपोर्ट करें ताकि हम अपनी स्टेट की, अपनी यूटी को स्टेट में वापस लाने के लिए उनका हाथ मजबूत करें। मैम, जिला रामबन के अंदर 3 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और यहाँ के लोगों के खिलाफ FIR लगाए गए। यहाँ के लोगों पे जुल्म हुआ। यहाँ के जिन लोगों की जमीनें गई, जो लैंड लूजर्स हैं, उनको यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड नहीं किया गया। उसके अलावा जब उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ FIR लगाए गए। आप यहाँ की लीडर हैं, पब्लिक आपके साथ है, कि आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उनके लिए आवाज उठाएं? देखिए, रेलवे को शायद चलते हुए यहाँ अब 8-10 साल होने को आए हैं। इंशाल्लाह मुझ तक जो था, जो इन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, उसको लेके मैं हमेशा खड़ी रही इनके लिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हमेशा खड़ी रही। लेकिन उसके लिए एक पावर की जरूरत होती है, और महज इस कौंसिल में इलेक्शन में जाने का मेरा एक ही मकसद है कि कम से कम अल्लाह ताला मुझे वो तौफीक दे कि मैं किसी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उस नाइंसाफी को दूर करने की कोशिश करूं। और जहां हमारे यहाँ के लोकल लोगों को कंपनी में एडजस्ट होने में जहां भी दिक्कत आएगी, हम उसमें अहम रोल अदा करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी भी फील्ड में हमारा कोई साथी पीछे न रहे। मैम, अगर गूल संगलदान की बात की जाए, वुमेन्स की बात की जाए, तो आप वाहिद लीडर हैं जो लीडर की सलाहियत रखती हैं। 18 साल से पॉलिटिक्स में रहने के बाद आपने कितनी लड़कियों को तैयार किया है कि वो आपके आने के बाद पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और यहाँ पब्लिक को संभालेंगे? देखिए, ये गूल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मुझे 10 साल तो सिर्फ ये लगे कि लोगों को ये दिमाग में समझाने के लिए कि एक औरत भी पॉलिटिक्स कर सकती है। जहाँ जब भी मैं किसी इलाके से गुजरती थी तो कुछ साथी ऐसे थे कि जो कहते थे कि यार आप औरत के पीछे क्यों चलते हो, क्योंकि ये यहाँ का एक सिस्टम था। उस सिस्टम में औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पॉलिटिक्स में खास कर लेके। तो इक्वल राइट्स की जहाँ आप बात करते हो, वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे थे। हाँ, मुझे इतना फख्र है अपने आप में कि जहाँ हमारी औरतें दरवाजे के अंदर से चुपके किसी भी मजलिस को देखती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी किसी भी मजलिस में जाने के लिए। तो आज आपके सामने है कि जो औरतें बाहर निकल के आ रही हैं, किसी भी मजलिस में वो बैठती हैं, तो शायद वाहिद मैं हूँ कि जिन्होंने इनको इंस्पायर किया कि आप आगे आइए। और मैं आज भी आपके माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश करती हूँ कि लड़कियों को बाहर निकालिए, ताकि आज की जरूरत है। कल मेंबर के लिए हमें चाहिए लेडीज, कल हमारी सरपंच के लिए लेडी चाहिए, कल हमें असेंबली इलेक्शन के लिए लेडी चाहिए। अपना जो 33% रिजर्वेशन है उसमें लेडीज का हक है, और उसके लिए लड़कियों को तैयार होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैम, धारा 370 वापस आ सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है, या आवाम के लिए एक सार्वजनिक है? देखिए, उम्मीदें
दुनिया उम्मीदों पे कायम है। अगर आप ये कहेंगे, हमें ये भी पता है कि कयामत आने वाली है, लेकिन हमें फिर भी ये उम्मीद है कि मुझे ये रोड बनानी है। हमें ये भी पता है कि हमें कब मरना है, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि नहीं, मुझे यहाँ से जो है एक प्रोजेक्ट होना चाहिए था, मैं इसमें काम करता। दुनिया उम्मीद पे कायम है और इंशाल्लाह जैसा इस जम्मू कश्मीर के इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त हर बाशिंदा समझ चुका है कि 370 क्या था, हमारा तहफ़्फ़ुज़ था, हमारा आगे बढ़ने का मिशन था और हिंदुस्तान के साथ एक पुल था जिसके जरिए हम हिंदुस्तान के साथ बात करते थे। और आपके सामने जो हमारे हायर अथॉरिटी, जो हमारे हायर लीडर्स हैं, सब मिल के एकमुश्त होकर एक अलायंस, जो हमारा अलायंस ग्रुप बना है, उस अलायंस के थ्रू हम सभी गरीब साथियों को, जहाँ जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा बन जाता, उस अलायंस के साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी उस इज्जत को वापस लाने के लिए, 370 की बहाली के लिए, 35A की बहाली के लिए और उस लैंड एक्ट को खत्म करने के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शमशादा खान, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई दस्तक के साथ। तब तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए।